अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सच नदीम हुसैन के साथ। नदीम हुसैन साहब अपनी निजी मसरूफियात की वजह से मुल्क से बाहर हैं, तो ये जिम्मेदारियां कुछ दिन मुझे निभानी हैं। आज ज़रा बात करेंगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISPR ने बहुत सारी चीज़ों पर बड़े वाज़े तौर पर अपने बयान को बड़ा वाज़े किया। उन्होंने बता दिया कि 97% के करीब दहशत गर्दी और दहशत गर्दों का खात्मा हुआ। पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत बेहतर हुई। और इम्पॉर्टेंटली जो आज बात की गई पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से कि जो PTM है उसका नाम भी डिसइंफो लैब की उस रिपोर्ट में है, जो कि पाकिस्तान के लिए साजिशें करने वाले लोग थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें करने वाली वेबसाइट, जाली NGOs, उन तमाम तर सूरत हाल पर आज बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ बिजली का शॉर्टफॉल नहीं बल्कि फेलियर हुआ और शॉर्टफॉल की सूरत में अब उसके झटके आवाम को महसूस हो रहे हैं। बिजली की कीमतें बढ़ गई। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल में बेहतरी के अशारिये दिए। 18.3% से ज़ायद एक्सपोर्ट रही, लेकिन एक्सपोर्ट किस सेक्टर में रही? क्या सिर्फ महदूद होकर रह गई टेक्सटाइल सेक्टर तक, या फिर एक्सपोर्ट्स हकीकी मानों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं? एक तरफ एक्सपोर्ट और दूसरी तरफ इम्पोर्ट्स का मामला। इम्पोर्ट्स भी उसके साथ साथ चलती रहीं। ज़रा इकॉनमी पर भी बात करेंगे, उसके साथ साथ पाकिस्तान की सूरत हाल, दिफाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी मनाज़िर में भी बात होगी। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब ने। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं बैनुल अक़वामी उमूर के हवाले से, पाकिस्तान के दिफाई उमूर के हवाले से। उनके साथ साथ फ़ारूक सलीम साहब, बताने की ज़रूरत नहीं लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं और उसके साथ साथ बहुत गहरी नज़र इकोनॉमी और उसकी पॉलिसीज़ के हवाले से रखते हैं। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब, सर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, और बड़ी ख़ास बात ये कि आज बड़ा खुलकर तमाम वो चीज़ें जिसका बरमला इजहार डिसइंफो लैब ने किया, आज DGISPR ने कर दिया। और एक बड़ा अजीब सी चीज़ उसमें से मुझे लगी कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत की बनाई गई जाली NGOs की जानिब से कुछ सेमिनार्स मुनक्किद किए गए। सर, तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पे खुद नाम नहीं उठते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि तकरीबन हर क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि DGISPR जो है, ये इनकी जो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस ब्रीफिंग सामने आ रही हैं, पाकिस्तानी अवाम को ये प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें एविडेंस भी है, स्टेटिस्टिक्स बेस्ड भी है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी पावरफुल कंटेंट। बिलीव मी, मैं आज बहुत खुश हुआ जिस तरह उन्होंने तमाम स्टेटिस्टिक्स के साथ, सब सबूतों के साथ सारा लोगों को बताया कि कैसे इंटरनल एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस जो है, सिक्योरिटी चैलेंजेस, उसमें पाकिस्तान आर्मी ज़ाहिर बात है आवाम की सपोर्ट के साथ एंड विद द फुल बैकिंग ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये कैसे सारा अल्हम्दुलिल्लाह मामला चल रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज के आपने ये ऐसी जब प्रेस ब्रीफिंग होती हैं तो इसका क्या इफेक्ट क्या होता है, मैं पहले आपको इफेक्ट बताना चाहता हूँ। इफेक्ट ये होता है कि अवाम का जो अवाम के साथ फ़ौज का जो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, एक तो वो होता है। अवाम खुश होती है जब उनको, आम आदमी को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। अवाम का मोराल जो है वो हाई होता है, क्योंकि जो 5th जनरेशन वॉर का अपना सामना हम कर रहे हैं, जिसमें ये EU डिसइंफो लैब का जो पूरा सारा मामला है वो भी शामिल है। मैं अभी उस पर एक आधे मिनट बहुत अभी बात करता हूँ जो आपने सवाल किया। तो उससे देखें वो मकसद क्या होता है कि लोगों को डिमोरलाइज किया जाए। मकसद ये होता है कि पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज के दरमियान एक वेज और एक खरीद जो है वो पैदा की जाए, ताकि लोग जो हैं वो रियासत पाकिस्तान में उनका जो एतमाद, कॉन्फिडेंस है वो होपलेस हो जाए कि जनाब ये तो मामला चल ही नहीं रहा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब खुल के आके बात करते हैं तो कौम जो है वो उसको वो बहुत अपना सेटिस्फाइड महसूस करती है। अब डिसइंफो में लैब पे आता हूँ। देखिए, मैं आपको अभी बता दूं कि उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में डिसइंफो लैब के बारे में वो खुल के, मेरा ख्याल एक और ब्रीफिंग आने वाली है। मेरा ख्याल चंद दिनों में या जितना जो भी टाइम फ्रेम है वो हो जाएगी। उसमें आप हैरान होंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उसमें आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ NGOs हैं जो कि फॉरेन फंडेड है और अभी तक एक मशकूक किरदार उनका है, वो बाहर से पैसे ले रही हैं, चाहे बेशक वाया थर्ड पार्टी हो, उनको पैसे मिल रहे हैं और वो यहाँ पे पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करना, लोगों को मायूस करना और यहाँ पे एक सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा करना, उसमें वो बिल्कुल इन्वॉल्व है। अगर आपको याद हो कि चौधरी निसार साहब के दौर में, यही कहने वाला था कि चौधरी निसार साहब के दौर में कुछ NGOs के हवाले से उनके ऑपरेशंस को रोका गया था।
देखें, उनका बड़ा अच्छा क्रैकडाउन किया था चौधरी निसार साहब ने, इंटीरियर मिनिस्टर। मैं तो अभी उनका दौर बड़ा याद करता हूँ, इवन एज चेयरमैन पीएससी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। तो उन्होंने बड़ी बड़ी ऐसे जो डूबियस और मशकूक ये ऐसी एनजीओ थी जो पाकिस्तान में कितने सालों से जनाब ये बैठी हुई थी यहाँ पे, और क्या उनके अज़ाइम थे, और ख़ासकर इस्लामाबाद में, तो उनको कईयों को बंद किया गया। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि अब एक और फोरम है जिसके बारे में आप सुनेंगे, और वो है साथ फोरम, जिसके डिज़ाइनर और जिसके जो आर्किटेक्ट हैं कौन, हुसैन अकानी, जो अमेरिका में बैठे, जो पाकिस्तान से फरार हो गए थे। फरार होने हमें उनको देना नहीं चाहिए था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनको 4 दिन के नोटिस पे कि जी वो आ जाएंगे, उनको जाने दिया। और वो साथ फोरम जिसमें अभी ऐसा एक शख्स भी है, मैं आपको अभी पहले बता रहा हूँ, जो कि एक रिटायर्ड फौजी है और नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान का क्यूबा में 3 साल सफीर रहा। ये सब नाम आ रहे हैं, कुछ लोग इस्लामाबाद के भी उसमें हैं, और वो ऐसे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में और कराची में और शहरों में। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो नाम आएंगे तो दे आर गोइंग टू बी इन वेरी सीरियस ट्रबल। चले ब्रिगेडियर साहब, इस पे तो और मजीद डिस्कशन भी कर लेते हैं। मैं जरा फरूख सलीम साहब को भी इन कर लेता हूँ इसी डिस्कशन में। फरूख साहब जी, ओके सर, जो आज बात हुई उसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जिसका पाकिस्तान के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ हम देखते हैं कि जब इलाके की सूरत हाल ख़राब हो तो यकीनी तौर पर तिजारत की सूरत हाल भी बड़ी अच्छी नहीं होती। फिर FATF की तलवार मुसलसल पाकिस्तान पर लटकाई जा रही थी और इंडिया उसकी लॉबिंग कर रहा था, प्रोपेगेंडा कर रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की तिजारत को, एक्सपोर्ट्स को, और पाकिस्तान में जो बैरूनी सरमाया था जिसकी बड़ी तेज़ी से कमी हुई, उस पर एक बड़ी कदगन लगी। कैसे देखते हैं सर आज की, एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, दूसरा ज़रा FATF के मामले पर जो पाकिस्तान का स्टांस अब है और जो इससे पहले भारत गंदगी फैलाता रहा, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, जनरल साहब ने, DG ISPR साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने देखी, वो नहायत ही प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और फिर ब्रिगेडियर फारूक साहब ने उसको जिस तरह बयान किया, मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो समुंदर को कूजे में बंद करके हमारे सामने रख दिया कि मेजर के जनरल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया। जो EU की डिसइंफो लैब के हवाले से दो सियासी चीज़ें भी, दो जुमलात आप समझ लीजिए जनरल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखे, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला ये था कि फौज किसी तरह भी सियासत में नहीं, उनको ना घसीटा जाए। फौज सियासत में कोई रोल नहीं प्ले करना चाहती, ये जमातें जो हैं उनको ना घसीटें। दूसरी चीज उन्होंने बड़ी वादे की कि किसी किस्म की बैकडोर चैनल जो है, जो ऑपोजिशन एट टाइम्स क्लेम करता है, वो जनरल साहब ने क्लियर कर दिया कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई बैकडोर नहीं है और सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। दूसरा FATF के वाले से आपने पूछा, मैं समझता हूं कि FATF बहुत सारी शराइत जो लगाता है पाकिस्तान के ऊपर, उनको पूरा करना पाकिस्तान के अपने मुफाद में भी है, मैं ये समझता हूं। अब जून 2018 की बात है, 2 साल पहले की बात है, हमें जो एक्शन प्लान दिया गया था, हमारी कमजोरियां कुछ ऐसी हैं कि हम जब डेडलाइन सामने आ जाती है तो फिर तैयारी पूरी शुरू कर देते हैं। अब नई डेडलाइन जो है वो अगले महीने की है और अब FATF के ऊपर गौर ख़ौस दोबारा से शुरू हो गया है। हमारे कायदे जो कवानीन हैं, देखिए FATF 2 चीज़ें मांगता है, एक तो कवानीन पास किए जाएं और दूसरा उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो जो पहली शर्त है, वहाँ तक तो पाकिस्तान ने बहुत सारी जो है वो नए कवानीन कर लिए हैं और वो पहली शर्त को तकरीबन मुकम्मल तौर पे उसको सेटिस्फाई कर दिया है। लेकिन अमल दरामद के हिस्से से अभी हम के इशू के ऊपर हम कुछ पीछे हैं। आपने इंडिया का कहा, इंडिया के साथ उसके और भी कुछ दोस्त हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और वो ये कोशिश करते रहते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जाए, ग्रे लिस्ट से उठा के और ऊपर डाल दिया जाए। बहुत सारा FATF का जो हिसाब किताब है वो दादोशुमार पे है, वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर है। हम जब तक पूरी उसकी कंडीशंस पूरी नहीं कर पाएंगे, मुझे कोई ऐसा खदशा नहीं है कि इंडिया कामयाब हो जाएगा हमें ब्लैक लिस्ट में ले जाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम वो काम नहीं अभी तक कर पाए जो हमें ग्रे लिस्ट से निकाल बाहर करेगा। और मुझे महसूस इस वक्त ऐसे ही हो रहा है कि हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे
इंडिया कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन हम भी ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसके असरात फारूक साहब, क्या इसकी वजूहात आपके नजदीक क्या है, आप ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, एक तो पॉइंट सिस्टम इस्तेमाल करता है FATF, और वो पॉइंट सिस्टम ये है कि 50 और 75 के दरमियान अगर पॉइंट रहते हैं तो फिर वो मुल्क जो है वो ग्रे लिस्ट में ही रहता है। अगर 75 से बेहतर आ जाए तो फिर उसको निकाल दिया जाता है। लिस्टें दो ही होती हैं, एक ग्रे और ब्लैक। देयर इज नो सच थिंग एज अ वाइट लिस्ट। तो या तो आप ग्रे लिस्ट में होंगे या ब्लैक लिस्ट में होंगे या आप किसी भी लिस्ट में नहीं होंगे। तो अभी जो साल भर पहले हमारी रैंकिंग की गई थी, हम तकरीबन 50 से 2-4 पॉइंट ऊपर आ रहे थे, यानी कि हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस थे। इस दफ़ा मुझे ये लग रहा है कि हमारी पॉइंट्स तो कुछ बेहतर हो जाएंगे, कुछ बेहतर हमारे पॉइंट्स हमारे हक में आ जाएंगे, लेकिन 75 से ऊपर नहीं कर पाएंगे। और ये कमज़ोरी ज़्यादातर जो है, ये जो कवानीन हमने FATF के कहने के ऊपर बना दी हैं, उनके ऊपर जो अमल दरामद है, जिसमें कन्विक्शन रेट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहाँ पे हमें कामयाबी नहीं हो रही है। हमारी अदालतें जो हैं वो केसेस सुना के जो क्रिमिनल्स हैं उन कवानीन के तहत उनको कन्विक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर ज़रा ब्रिगेडियर साहब का भी व्यू ले लेता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, अग्री करते हैं कि कुछ मसाइल हैं FATF के हवाले से, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा तेज़ी से काम करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी तो है बिल्कुल। मैं ये हो ही नहीं सकता कि हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इसको इजी ले, और वो इजी नहीं ले रहे। अभी हाल ही में मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन आपने देखा है एक दो टॉप जो हमारे कुछ ऐसे ग्रुप हैं, बैंड ग्रुप्स हैं, उनके जो हेड हैं, आपने देखा कि उनको भी सजाएं हुई हैं और उनको जेल की सजा हुई है। तो देखें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये कुछ अर्सा पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कुछ साल पहले कि ऐसी चीज़ पाकिस्तान में होगी, बट इट इज़ हैपनिंग। और दूसरा मैं ये कहूँ कि अगर मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी बात से ये अखज़ करूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में कुछ सुस्त रवि थी, आप समझते हैं कि वो मामला अब पसे पर्दा चला गया, अब नेशनल एक्शन प्लान को बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? नहीं, देखें, बीच में 1-2 साल जो है वाकई नेशनल प्लान जो है, एक्शन प्लान जो है, वो मामला ठंडा हो गया था। हम तो सुनते नहीं थे। अभी भी आप देखें कि नेक्टा जैसा अदारा है, हम बहुत कम इसके बारे में खबर सुनते हैं, जबकि कोई थ्रेट अलर्ट हो तो कोई एक प्रेस रिलीज आ जाती है। अदरवाइज वी डोंट नो। आई एम श्योर वो इदारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर काम तो अच्छा कर रहा होगा। और लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि FATF में ये भी है कि ठीक है, वो एक ख़ास पॉइंट मार्किंग सिस्टम है जिसके तहत हम फिर वो ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और ये जो कुव्वतें हैं वो कभी नहीं चाहेंगी कि पाकिस्तान, कभी का मतलब कि कुछ अर्सा वो पाकिस्तान को दानिस्ता तौर पे बाय डिज़ाइन वो ग्रे लिस्ट में रखेंगे। और जितनी हम बेशक मेहनत कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की कवानीन है, FATF की लेजिस्लेशन हम पे इतनी की है, लेकिन वो आपको पता वो बदमाश एलिमेंट है। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को अगर हमने इतनी बड़ी एक रिलीफ दे दी तो फिर पाकिस्तान तो आपका पता है वो कहीं का कहीं हमारे कौम में इतना पोटेंशियल है कि हम तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। तो वो ये तलवार हम पे, मेरा ख्याल है, जिस तरह फारूक साहब ने कहा कि ठीक है बाय पॉइंट्स जो भी है, लेकिन वो रखेंगे हमें। इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, देखें आज ये एक पहला ऑफिशियल रिस्पांस आप समझें इन सम फॉर्म जो कि आया है जब से ये PDM की मूवमेंट शुरू हुई है, और जिस तरह फ़ौज को बाय नेम, फ़ौज की लीडरशिप को टारगेट किया गया। इससे पहले मुझे नहीं याद कि कोई पिछले 2-2.5 महीने में कोई ऐसा रिस्पांस आया हो या रिएक्शन आया हो। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी फ़ौज में बहुत गम और गुस्सा जो है वो पाया जाता है। गम तो नहीं है, गुस्सा तो ज़रूर, जो कि आज DGISPR ने कन्फर्म कर दिया कि हाँ तशवीश है, लेकिन इल्ज़ामात ऐसे हैं कि हम उनको जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को मेरा ख्याल है आज रात को नींद नहीं आनी चाहिए। तो चाय पिलाएंगे, चाय पिलाने वाले मामले पर कह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखें, वो तो उन्होंने कह दिया 2 लफ्ज़ चाय पिलाएंगे, लेकिन फौज उनको क्या चाय पिलाएगी जब वो इस रावलपिंडी में आएंगे? ये फौज को ही पता है, और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सोच सकते हैं, जो कि माजी में हर फौजी हुकूमत के कदमों में आके बैठते थे और उन फौजी हुकूमतों से अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस और पत्नी ज़मीन अरादी, पता नहीं क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो माजी में लेते रहे हैं।
तो उनको बहुत फौज के माइंडसेट जो है और फौज की सोच जो है, मेरा ख्याल है मेरे से बेहतर वो जानते हैं मौलाना फजलुर रहमान, जिस तरह उन्होंने बहुत क्लोजली फौज के साथ काम किया। वो तो सर DGISPR ने बड़ा वाजे और बड़ा अच्छा स्टांस लिया, बड़ा वाजे पैगाम भी दे दिया कि हमारा ना तो कोई सियासत से लेना देना है। सर एक जुमले मेरा ख्याल इतना इंपॉर्टेंट था जिसमें DGISPR ने कहा कि फौज पाकिस्तान का इदारा है, हुकूमत पाकिस्तान ने जवाब दिया, उसी का काम। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उन्होंने फिर कह दिया ना कि जी नो पॉलिटिक्स, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, कोई बैक्चुअली जिस तरह अपना फारूक साहब ने अभी फरमाया। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक किस्म का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेजेस भी दिए हैं। फजलुर रहमान साहब को मैसेज है, PDM को मैसेज है, और वो तमाम लोग इन पाकिस्तान, चाहे कुछ मीडिया के एलिमेंट्स हो और वो लोग जो बाहर बैठे हैं, कि जनाब आप जो कर लें, फौज ने अपना काम करते रहना है। चले ब्रिगेडियर साहब, मैं जरा फारूक साहब से थोड़ा सिक्योरिटी वो तमाम ठीक है, मैं और भी इस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कराची में दहशतगर्दी 95% और 97% के करीब खुदकुश हमले इनका खात्मा हुआ है। नो डाउट पाकिस्तान भर में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर जो मुबस्सिरीन हैं वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से अब बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीम्स और दीगर टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, खेलों की सरगर्मियाँ भी शुरू हो गई और लोग आ जा रहे हैं, अब तो सयाह बहुत आ रही हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं फ़ारूक साहब, सर क्या इतने अरसे में जब ये तमाम तर चीज़ें हमारी आर्म फोर्सेस बेहतरी की जानिब लेके जा रही थी, मुश्किल हालात झेले, जानों का नजराना पेश किया, सब कुछ हुआ, इस हालात में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टेक ओवर किया गवर्नमेंट को, आप समझते हैं नई मार्केट्स भी तलाश की गई पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए? चूँकि 313 मसनूआत की चाइना के साथ बात हुई, ड्यूटी फ्री ट्रेड की बात हुई, लेकिन क्या 313 मसनूआत हमारे पास मौजूद हैं जो हम बेच पाएँ? देखिए, यहाँ पे एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है कि मईशत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत के साथ। जिन ममालिक में सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है, उनकी मईशत जो है वो फल फूल नहीं सकती, वो सीधी सिमत पे नहीं जा पाती। पिछले कुछ माह में ख़ास तौर पे हमने ये देखा है कि जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, जिसके दो पहिए हैं, एक अपोजिशन और एक हुकूमत, वो आपस में जमहूरी इख्तलाफात से कहीं ज़्यादा बढ़ के उनके जो डिफरेंसेस हैं वो सियासी इख्तलाफात नहीं रहे, वो दुश्मनी में बदल गए हैं। और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसका दर्जा हरारत इतना ऊपर चला गया है कि मैं समझता हूँ ना तो अपोजिशन और ना हुकूमत जो है वो मईशत के ऊपर फोकस कर पा रही है। जो आपने सवाल किया वो बड़ा वैलिड सवाल है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि हमारे जमहूरी सतून जो दो पहिए हैं, जो अपोजिशन और गवर्नमेंट, उनका कुछ ख़ास फोकस इस वक्त जो है वो मईशत के ऊपर जा रहा है। वो प्योरली सियासी फोकस इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है दोनों की तरफ से, और दोनों की कोशिश ये है कि एक दूसरे, अपोजिशन की कोशिश ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को उल्टा दिया जाए, और खान साहब का टोटल फोकस ये है कि अपोजिशन को किस तरह मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो आम आदमी के मफादात हैं, जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं हो रहा। यहाँ पे जो प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की कि वो पॉलिसीज दे ऐसी कि जिसमें पाकिस्तानियों के मफादात हों, और अपोजिशन का जो सही रोल है जमहूरियत के अंदर वो ये है कि दे शुड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो ये दोनों जगह फेलियर हो रहा है, अपोजिशन अपना काम नहीं कर पा रही, हुकूमत अपना काम नहीं कर पा रही, और इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है 22 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ख़ास तौर पे महंगाई के जिनके हवाले से और गुर्बत के हवाले से ये दो बहुत बड़ी कीमतें हैं। मुनासिब ये होगा कि इस वक्त सियासत का सियासी दर्जा हरारत जो है उसको किसी तरह नीचे लाया जाए, ताकि हुकूमत भी मईशत के ऊपर फोकस कर पाए और अपोजिशन जो है इट्स एबल टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल कि वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। तो इस वक्त जो चाइना का हिसाब है, जो बाकी मईशत माशी इशारियों का मामला है, उसमें मैं नहीं समझ रहा हूँ कि हुकूमत को तवज्जो दे जाए। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं तो मजीद बात भी होगी इकॉनमी के हवाले से भी, दिफाई सूरत हाल के हवाले से भी, और फिर ज़रा खारजा पॉलिसी को भी डिस्कस करके देखते हैं।
वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स पर बात हो रही थी, उसके साथ साथ दिफाई उमूर पर बातचीत हो रही थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और फ़ारूक सलीम साहब इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, सर खारजा पॉलिसी बड़ा अहम जुज़ होता है किसी भी मुल्क के लिए और उसको अपनी पोजीशन दुनिया में वाज़े करने के लिए। कश्मीर के ऊपर हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़े है। भारत इस वक्त बुरी तरह से बदनाम हो रहा है। सिखों वाला मामला आपके सामने है, किसानों वाला मामला आपके सामने है। अब तो बरतानवी पार्लियामेंट में भी इस पर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। लेकिन सर क्या लॉबिंग है भारत की ऐसी कि हम वो लॉबिंग नहीं अभी तक कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? वज़ीर आज़म ख़ुद भी काफ़ी मुतारिक हैं और ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बड़ा खुलकर बात भी करते हैं, लेकिन क्या वज़ारत ख़ारजा का रोल बेहतर डिफ़ाइन कर सकते हैं आप मुझसे भी? तो कैसे देखते हैं सर उसको? देखें, मैं समझता हूँ ये वी आर नॉट बीइंग फेयर अगर हम ये कहें कि जी कुछ नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ पिछले 1-1.5 साल में डिस्पाइट ये तमाम हमारे जो 5th जनरेशन वॉर वाले चैलेंजेस हैं, जहाँ पे आज DGISPR ने भी पूरा जिक्र किया कि कितने 5-6 एरियाज में इंडिया जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, चाहे वो दहशतगर्दी हो, अपना इकोनॉमिक हो, CPEC को टारगेट करना, उसके बाद इंटरनल इंतशार, इंस्टेबिलिटी कश्मीर में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वो अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान जो एक खलीज है उसके पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पब्लिक मोरल को लो किया जाए। इसके बावजूद देखें, मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडियंस जो हैं वो ये जो EU इन्फो लैब है, मिसाल एक एग्जांपल ले लेते हैं। आफ्टर ऑल ये हमने एक डोसियर आउट किया, ठीक है ना जी, वो डोसियर ने वाकई बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था। ऐसी चीज़ें जो पहली मरतबा पहले नहीं थी और यूनाइटेड नेशन में गई, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को प्रेजेंट की गई और वर्ल्ड कैपिटल्स में इंटरनेशनल मीडिया ने उसको पिकअप किया। उसका इम्पैक्ट तो हुआ। अब आप देखें कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो और ह्यूमन राइट्स की जो कमिटीज हैं, उन्होंने कितनी मरतबा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं माजरत के साथ चाहूँगा इस पर भी, ब्रिगेडियर साहब इस पर भी कमेंट कर दें कि क्या हम ये नहीं कर सकते कि अपने हम ख्याल ममालिक के साथ एक बेहतर लॉबिंग करें और ये सवाल उठाएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाली NGOs की तरफ से कैसे सेमिनार्स मुनक्किद कर लिए गए? भारत की लॉबिंग का मतलब ये है कि वो जाली काम भी कर सकता है अक़वाम मुत्तहिदा में? जी देखें, ये मैं वो पॉइंट पीछे शुरू में रह गया था। अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि यूनाइटेड नेशन में अगर ये फेक NGOs वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं और यूनाइटेड नेशन का अपना भी एक सिक्योरिटी का निज़ाम है, वो भी अब वो तमाम देखते हैं कि कौन क्या हो रहा है, उनके यूनाइटेड नेशन में कौन से जो जैली इदारे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मेरा ख्याल उनको देखना चाहिए था और मेरा ख्याल अब होगा। दे मस्ट बी डूइंग इट और आने वाले हफ्तों में आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो सामने आएंगे। एक तो वो बात जो मैं आपसे इकोनॉमी के वाले से बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से। हालांकि कहाँ मैं और कहाँ फ़ारूक सलीम साहब पाकिस्तान के टॉप इकोनॉमिस्ट, और क्या उनके जो तहरीरें आती हैं हर इतवार को, तो पहला काम ही होता है इतवार की सुबह को हम पहले हम उनका कॉलम पढ़ते हैं। मैं ये कहूँगा कि मुझे को थोड़ी सी एज अ लेमन, एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुझे को थोड़ी तसल्ली होती जा रही है, कुछ खुशी कई चीज़ों पर होती जा रही है। आपने मार्केट्स की बात की, मैं बड़ा खुश हो गया हूँ कि वन ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, अब गवादर जो है पोर्ट ऑपरेशन हो गया, अब वो ट्रेड उधर भी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि रूस से हमने कह दिया है कि जनाब आप भी आएँ, सेंट्रल एशियन स्टेट्स आप भी आएँ, आप गवादर को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बड़ी तसल्ली है कि अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया हमने जो अफगानिस्तान के जो ट्रेड रूट्स हैं उनमें और इजाफा किया है, अंगूर अड्डा, गुलाम खान वगैरह ये वो। फिर मुझे देखें, बड़े अरसे के बाद मैं कहता था कि क्या वो दिन आएगा जब पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $20 अरब से क्रॉस करेंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह 21 की तरफ जा रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस कोविड के हालात अगर अल्लाह ताला ने ऐसे ही कंटेन करके रखे, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल हम हर हालत में हमें तकरीबन 25 से और $30 अरब रिजर्व के जाना चाहिए। आज फारूक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी इकोनॉमी में ये बेहतरी आ रही है, इस पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी कह रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी 27 बढ़ गई है, हमारे इन्फ्लेशन इस महीने 6% का फिगर है, तो इकोनॉमी अगर बेहतरी हो तो फिर हम IMF का जो एग्रीमेंट है वो क्यों रिन्यू कर रहे हैं? मैं आई एग्री विद हिम कि अब अगर $21 अरब तक हम चले गए रिजर्व, लेकिन तो सर वो आज बाकी रिजर्व साहब ने जब रात की चाहिए, मैं फारूक सलीम साहब से भी चले। फारूक साहब एक बात मैं कह दूं क्विकली कि आम आदमी देखिए जी, मुझे बड़ी खुश होती है जब मैं देखता हूं कि अपना आम आदमी जो है उनको एहसास प्रोग्राम में रीच आउट किया जा रहा है, लंगर खाने बन रहे हैं, पनाहगाहें बन रही हैं, और हमारी इंडस्ट्री जो है
पहली मरतबा ईमान से कितने सालों के बाद हमारी इंडस्ट्री 3 शिफ्टों पे काम कर रही है, एक्सपोर्ट्स उनकी बढ़ गई है, तो जॉब क्रिएशन हो रही है। वो लाखों लोग जो बेचारे जॉबलेस हो गए थे, दे आर नाउ कमिंग बैक। हाँ, फारूक साहब सही फरमाते हैं कि अभी भी हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 0.5% है इस साल जो चल रहा है, और अगले साल पता नहीं शायद 2% हो जाए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ग्रोथ रेट इंशाल्लाह वो भी बढ़ेगा, ड्रामेटिकली बढ़ेगा। मैं फारूक साहब, जरा फारूक साहब को भी इस पे, फारूक साहब सर आपने सुना फारूक साहब की बात। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि सर हम 24 माह से ज़ायद हो चुके, तिजारती पॉलिसी नहीं ला पाए अब तक ये गवर्नमेंट, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मराद बिल्कुल ठीक सब देख रहे हैं, ऑफ पीक आर वाला मामला भी सामने है, लेकिन उसके बावजूद क्या उसके साथ जुड़ी पावर लूम, एम्ब्रॉयडरी सनत ये सर्वाइव नहीं कर रही, वहाँ पे लोग बेरोज़गार नहीं हो रहे, एक लंबे अरसे से वो सनत बंद नहीं हो रही। फिर दूसरी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में चलती थी खाली टेक्सटाइल से निकल कर हम अगर देखें तो बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्री का मसाइल, फिर हम चावल बासमती तौर पर अब रजिस्टर नहीं करवा पाए, उसका एक नुकसान हम उठा रहे हैं, और वो तो पाकिस्तान के अंदर भी बदकिस्मती से रजिस्टर नहीं था। सर क्या चीज़ें बेहतर हैं और कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, या फिर अभी सही ट्रैक पे चढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा? देखिए, 2 सेक्टर ऐसे हैं, इसमें एक सीमेंट है और एक टेक्सटाइल्स है। सीमेंट जो है वो हुकूमत की जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से पॉलिसी आई थी उसके नतीजे में प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसके नतीजे में डिस्पैच ज़्यादा है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव एलिमेंट हमें वादे तौर पर नजर आ रहा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है वो यकीनी तौर पे बढ़ी हैं, और उनकी बुनियादी वजह ये है कि अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज ने जो चाइना से एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की जाया करती थी उनके ऊपर बड़ी हैवी ड्यूटीज़ लगा दी थी, और अमेरिकन बहुत सारे इंपोर्टर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया। तो ये 2 पॉजिटिव इशारे अभी तक सामने ज़रूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको देखिए एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो फिर ये आपको 10-12% तक पूरी जीडीपी का बनेगा। बाकी जो 80-85% जीडीपी है वो अभी भी डिप्रेस्ड है, जिसके नतीजे में जैसे ब्रिगेड साहब ने कहा कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो नहीं बढ़ रहा। अब एक होती है इशारे मईशतदानों के लिए, एक है मईशतदानों को डिस्कस करने वाली, और एक है आम आदमी के लिए। देखिए, ये आम आदमी जो है, अगर आप पिछले 30 महीनों में देखें तो 30 महीने पहले अगर 35 रुपए किलो आटा बिक रहा था तो आज वो 70-75 रुपए पे चला गया। आप समझिए कि तकरीबन 100% इजाफा है 2 साल के अरसे में, और पाकिस्तान की 70 साल माशी तारीख में आपको कोई भी 2 साल का ऐसा पीरियड नहीं मिलेगा जहाँ पे आटे की कीमत 100% बढ़ गई। सर चीनी की सूरत हाल और खाना पकाने के ऑयल की सूरत हाल भी कोई इससे मुख्तलिफ नहीं है। ठीक कह रहे हैं। इसी तरह चीनी जो है वो 55 से कहीं 90 पे चली गई है, तकरीबन 100% इजाफा है। और बिजली को ना भूलिए, आज से 2 साल पहले अगर आप अपना बिल निकाल के देखें तो आपको तकरीबन 11 रुपए का 1 यूनिट मिल रहा था। मैंने जो 2 दिन पहले अपना बिजली का बिल दिया है उसमें मुझे 28 रुपए फी यूनिट बिजली का यूनिट जो है वो पड़ा है। तो ये है आम आदमी की मईशत, और ये है आम आदमी के इशारे। तो ये जब हम बेहतरी की बात करते हैं कि अगला साल बेहतरी का साल है, तो फिर आम आदमी ये पूछेगा कि क्या आटे की कीमत 75 रुपए से नीचे आ जाएगी, क्या चीनी की कीमत जो है वो 80-90 रुपए से वापस कहीं 55 पे पहुंच जाएगी, क्या बिजली की कीमत जो है वो सस्ती होने वाली है। ये 3 बड़े इशारे होंगे आम आदमी के लिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी की जो बेहतरी है वो होने वाली है, तो फिर इन 3 इशारियों को किसी तरह इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो बढ़ना पड़ेगा। अब जो नेगेटिव चीज़ सामने आ रही है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसमें हमारी कपास की फसल जो है वो इस दफ़ा तकरीबन तबाह हो गई है। हमारा टारगेट जो था वो तकरीबन 1.5 करोड़ बेल का था, और वो कहा जा रहा है कि 60-70 लाख बेलों से ज़्यादा नहीं आएगा। तो शायद मेरा खदशा है कि ये जो टेक्सटाइल का बूम है ये कहीं शॉर्ट स्पैन पे ना रहे, इसको हम लंबा नहीं खींच पाएंगे, बिकॉज हमें बड़ी महंगी कपास जो है वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी अगर टेक्सटाइल सेक्टर को हम चलता रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। फिर अब देखिए कि हम ज़रूरी मुल्क हैं और कई सालों से हमने गंदम इंपोर्ट नहीं की, हमने चीनी इंपोर्ट नहीं की। इस साल जो है ये तीनों चीज़ें, कपास के साथ साथ हमें चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है और हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, और फिर वो जो हम करंट अकाउंट सरप्लस को बार बार कह रहे थे, दिखा रहे थे एज
एज एन अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, वो मुझे शक है कि बड़ी तेजी से नीचे आ जाएगा अगर हमें 3-4 बिलियन डॉलर की ये नई इंपोर्ट करनी पड़ गई। अच्छा सर, मैं फारूक साहब एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिसका जिक्र ब्रिगेडियर साहब ने भी किया, हम ज़र मुबादला के ज़खायर की भी बात करें, क्या बैनुल-अक़वामी पेमेंट्स नहीं की इस वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं, या फिर हकीकत में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर अब बेहतर हो रहे हैं? देखिए, एक तो बहुत वाज़ेह वजह है, हम जो अपने फॉरेन एक्सचेंज के ज़राए ज़खायर दिखा रहे हैं उसमें तकरीबन 5 से 5.5 अरब डॉलर वो हैं जो हमने मुकामी बैंकों से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उधार लेके अपने ज़खायर में रखा हुआ है। तो ये असल में ज़खायर जो है वो 13 साढ़े 13 तक नहीं है, वो नीचे आ जाएंगे तकरीबन 8 साढ़े 8 तक, अगर वो जो बैंकों से उधार ले रखा है हमने अगर वो उसमें शामिल ना किया जाए। फिर बहुत सारे कर्जा जहाँ तक आपने देखे, सऊदी अरब से हमने ओरिजिनली 3 बिलियन लिया था, 2 बिलियन उसमें से वापस कर दिया है। यूएई के हैं, चाइना से कोई 4 से 5। फारूक साहब, एक मामला ये भी ना कि चाइना से पैसे लेकर सऊदी अरब को भी दिए। जी, वही जो हमने वापसी की है 3 अरब डॉलर से, वो हमने चाइना से लेके और सऊदी अरब को वापस कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि जो ज़खायर आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो वो आप सोचिए कि इस वक्त बांग्लादेश जो है वो तकरीबन 40-45 अरब पे बैठा है, इंडिया जो है वो तकरीबन 550 अरब पे बैठा है, और हम जो अपने 13.5 अरब के ज़खायर बता रहे हैं उसमें भी 5-6 अरब डॉलर तो ऐसा है जो कि निजी बैंकों से, प्राइवेट अकाउंट से उधार लेके हमने ज़खायर में रखा हुआ है। और दूसरा ये है कि जो हमने इतने सारे कर्जाजात लिए वो हमारे ज़खायर में नज़र आ रहे हैं। तो ज़खायर की पोजीशन इतनी हौसला अफजा नहीं है, और शायद मैं समझता हूँ इसी वजह से हम IMF के प्रोग्राम में दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर साहब सर एक बात कह दूं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। जी जी, तो ये कि देखें, बेशक अवाम ने और खासकर गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने पेंशन में कुर्बानी दी है। पिछले साल हमारी जो पेंशन में कोई इजाफा नहीं हो, बल्कि अब पेंशन का तो स्टेट बैंक ने कह दिया कि ये बहुत बड़ा ये गंभीर मसला पैदा हो गया है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो वो तो खैर अलग बात है। तो ना तनख्वाहें बढ़ी हैं, ना पेंशन बढ़ी है। और लेकिन एक चीज़ हमें नज़र आती है, देखें जो बात फेयर है वो करनी चाहिए कि ये पहली गवर्नमेंट आई है जिसने अपने सरकारी अखराजात में वाज़े हमें कमी नज़र आती है। वो 100 बंदों के जो टूर हम देखते थे, मैं वाशिंगटन में था, कैसे नवाज शरीफ 100 बंदों के साथ आते थे, मौज मेले ग्रुप आ रहे हैं, अय्याशी हो रही है वहाँ पे, सरकारी खर्चों के ऊपर पब्लिक टैक्स पेयर पैसे से लंदन जा रहे हैं, यूसुफ गिलानी 200 बंदे लेके जा रहे हैं और एक हफ्ते वहाँ पे रह रहे हैं। वो मौज मेले, वो अय्याशी अब हम चीज़ें नहीं देख रहे हैं। तो एक तो वो एक हौसला हमें हौसला देती है कि हमारे जो वसाइल हैं उस पर कोशिश की जा रही है कि उनको वहाँ पे कुछ अपना सादगी हो और थोड़ा सा वहाँ। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ और आपसे, एक चीज़ और मुझे, ठीक है आपने अपना ये वाला मौके भी सामने रखा सर। डॉक्टर फारूक साहब ये हमेशा और बड़ी अच्छी बात उठाते हैं कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो 1000 अरब का हमारा था सर्कुलर डेट, अब वो बढ़ते बढ़ते 2 साल में वो चला गया है मेरा ख्याल है कोई 3। सर वो मैं फारूक साहब से लाजमी इस पे बात करूंगा। सर्कुलर डेट पहली मरतबा अच्छी चीज है कि पावर प्रोड्यूसर के साथ कोई एग्रीमेंट का मामला शुरू हो गया। सर वो उनकी अदायगियां होंगी तो और मजीद भी कर्ज बढ़ेगा, उसका बोझ भी पड़ेगा, उस पर भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ दोनों हज़ार से। फारूक साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो एक आज सवाल भी हुआ DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दाइश की जानिब से जो सपोर्ट है वो इंडिया कर रहा है, इंडिया की सपोर्ट है, और ये इससे पहले अमरीकी जरीदे ने ये भांडा फोड़ दिया था। हमारी, आप समझते हैं इस पे भरपूर नज़र है? मैं ख़ास तौर पे खारजा का रोल, वजारत खारजा के रोल के हवाले से, क्या हम अपने ख़ित्ते में अपने पड़ोसियों के साथ इसकी लॉबिंग कर पा रहे हैं बेहतर तरीके से? चूँकि इसकी अब ज़रूरत है कि भारत का रोल चाहे नेपाल में देखें या फिर बांग्लादेश में देख लें या पाकिस्तान में देख लें या फिर अफ़गानिस्तान में देख लें, भारत का रोल दहशत गर्दाना ही है। देखें, जहाँ तक दाइश का ताल्लुक है, पहली बात तो हमें ये मैं वादे कर दूँ जो मेरी रिसर्च कहती है और आई एम श्योर बाकी लोग भी एग्री करेंगे और लोग समझते भी हैं कि दाइश बेसिकली इसराइल ने क्रिएट की थी, और जब ये लोग इनको वहाँ पे शिकस्त हुई सीरिया और इराक़ में, फिर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी गालिबन CIA भी इन्वॉल्व थी और ये इंडियन रॉ, इन्होंने उनको एयरलिफ्ट किया था। उस ज़माने में खबरें थी कि जहाज़ भर भर के
ये दाइश के लोग फाइटर्स जो रह गए थे उनको ये अफगानिस्तान ले आए और इन्होंने यहाँ पे उनको आबाद कर दिया, स्टेशन कर दिया क्रॉस दी पाक अफगान बॉर्डर, ताकि ये पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक हो और ताकि इनको इस्तेमाल किया जाए क्रॉस बॉर्डर अटैक्स इनटू पाकिस्तान, क्योंकि अलकायदा का फिनोमेना तो वो वेस्ट ने ख़त्म कर दिया था। तो ये दाइश जो है अब इसमें एक नेक्सस बन गया है, अफगान इंटेलिजेंस, इसराइली इंटेलिजेंस और इंडियन इंटेलिजेंस रॉ, ये और दाइश कि इनका अब नेक्सस ये है कि इनको अब इस्तेमाल किया जाएगा अगेंस्ट पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेट करें, अपना बलूचिस्तान में सीपैक को टारगेट करें, केपी में फोर्सेस को टारगेट करें और इवन बलूचिस्तान और बाकी शहरों में भी आपने इंतशार करना है। मच ट्रेजिडी जो है ये दाइश ने कबूल की है इसकी जिम्मेदारी। तो ये डेफिनेटली जितनी हमारे जो सिक्योरिटी है, अच्छा ईरान इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट दाइश और आज दाइश DGI SPR ने आज कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ईरान के साथ हमारी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग और रेगुलर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है। खासकर जब कुलभूषण यादव का मामला हुआ था 4 साल पहले, तो आपको पता था कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रहील ने तो ईरानियन सदर को जब कहा तो ईरानी सदर साहब पर पकड़ के बैठ गए और जाके उन्होंने अपने बंदे को फायर किया जो रेवोल्यूशन गार्ड वाला कमांडर था, क्योंकि ये बदमाशी कर रहे थे उस वक्त बलूचिस्तान में। कहने का मतलब ये है कि यस, दाइश के पीछे ये तमाम कुव्वतें हैं और ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। और अफगान गवर्नमेंट हो जाए, चाइनीज आर वेरी पर्टिकुलर, रशियन आर वेरी पर्टिकुलर कि ये दाइश का फिनोमेना ठीक नहीं है। अफगान तालिबान जो है, अफगान तालिबान की अगर इंट्रा अफगान डायलॉग में उनकी एग्रीमेंट हो जाता है, पॉलिटिकल एग्रीमेंट विद द अफगान गवर्नमेंट, तो फिर आप देखेंगे कि दाइश पे कोई ना कोई चेक चाहेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि जो बाइडेन इंतजामिया के साथ बेहतर ताल्लुकात समझते हैं ट्रंप के हवाले से? ट्रंप जैसा था और अब जो बाइडेन जैसे हैं, तो क्या इंतजामिया के मूड में और कोई एटीट्यूड में तब्दीलियाँ होंगी? मेरा ख्याल है एक नई कोशिश की जाएगी कि अमेरिका के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप जो है सही मानों में उनको दोबारा ऑन ग्राउंड लाया जाए। हमारा अभी भी कितने अरब डॉलर का कोलिशन सपोर्ट फंड का पैसा वो अमेरिकी दबा के बैठे हुए हैं। मिलिट्री असिस्टेंस उस तरह की नहीं है, ठीक है रवायती चल भी है लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह के मादी में होती थी। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी वहाँ पे एक बिल पेश किया गया है कि पाकिस्तान का जो स्टेटस था नॉन नेटो अलाय का, उसको जनाब ख़त्म किया जाए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो बाइडेन जो है वो पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है, वो पॉलिटिकली मैच्योर आदमी है। ट्रंप एक इमैच्योर था, रैश था, इम्पल्सिव था, अनस्टेबल आदमी था। वो तो अच्छा हुआ वो आदमी चला गया। हमें लारा देता था कि जनाब मैं आपको कश्मीर में मुसालित करूँ, खाक उसने मुसालित करानी थी, वो तो हमें बेवकूफ़ बना रहा था। अपना उन्होंने काम निकालना था, लेकिन वो हमारा भी इंटरेस्ट था कि अफगान तालिबान को और अमरीकियों के दरमियान एग्रीमेंट हो जाए कतर में, और वो हमने फैसिलिटी। चलें, मैं इस बात पे जरा फारूक साहब, अमेरिकन के साथ हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। मैं 4 साल वॉशिंगटन में रहा हूं, मैं समझता हूं कि अब हम उनके कैंप में नहीं जिस तरह एक माजी में होते थे। अब हमारा जो अलाइनमेंट है वो है चीन, रूस, टर्की, मलेशिया। देखे ना, ये हमारा एक किस्म सर वो मैं फारूक साहब से इस पे आपने मुझे याद करवा दिया, ठीक किया फारूक साहब। मैं ज़रा फारूक साहब, सर आसियान एक ग्रुप बना आपके सामने है, आप समझते हैं कि चाइना का अब जो इंटेंशन होगी, जो तमाम तर उनकी तवज्जो होगी वो तिजारत के हवाले से और जो टैरिफ के हवाले से हमें छूट थी वो अब उधर ज़्यादा हो जाएगी? देखिए, मैं कोई माहिराना राय आपको फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नहीं दे सकता हूँ। ब्रिगेडियर साहब इज़ अ बेटर पर्सन, वो आपको बता पाएंगे। लेकिन जो एक वाशिंगटन कंसेंसस कहलाता था, जो US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, IMF और वर्ल्ड बैंक ने मिल बैठ के बनाया था, और वो अपनी पॉलिसीज़ जो है वो मुल्कों को दिया करता था कि आपके पास ये डेवलपमेंट प्लान है। अब ये कोई 60-65 साल से जो ममालिक वाशिंगटन कंसेंसस के ऊपर चल रहे थे, जो अमेरिका की पॉलिसीज़, जो IMF की पॉलिसीज़, जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज़ के ऊपर अमल दरामद कर रहे थे, वो कहीं नहीं पहुँचे। ना तो वहाँ पे गुर्बत बहुत बड़े स्केल के ऊपर दूर हुई है, ना उनकी जो सियासी अदम इस्तेकाम रहता है ममालिक के अंदर उसको दूर कर पाए हैं। उसके मुकाबले में जो एक नया कंसेंसस डेवलप हुआ था जिसको बेजिंग कंसेंसस कहते हैं, यानी कि चाइना की पॉलिसीज़, उसको जिन मुल्कों ने फॉलो किया, चाइना ने खुद फॉलो किया, वो इंसानी तारीख में कोई 80 करोड़ चाइनीज़ को तकरीबन 20 सालों में गुर्बत से उन्होंने बाहर निकाल दिया।
तो अब आई थिंक बीजिंग कंसेंसस के ऊपर हमें और खास फोकस करना होगा, और वाशिंगटन कंसेंसस के नताइज जो है वो कोई खातिर खा हौसला अफजा सामने नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, और फारूक सलीम साहब इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। तमाम तर सूरत हाल, आज की कॉन्फ्रेंस, बैन अवी सूरत हाल, पाकिस्तान के तनाज़, पाकिस्तान के लिए आसानियाँ, इकॉनमी की सूरत हाल पर बात हुई। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।